में जो है वो डिस्कनेक्ट, ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। ले लिए अटेंडेंस? और लोग कनेक्टेड है ना, कोई ऐसा नहीं ना जो कनेक्ट नहीं है। तो बता दीजिएगा बाद में, अगर डिवाइस नहीं है आपके पास तो अटेंडेंस बाद में बता दीजिएगा। लास्ट क्लास में हम लोग बात नहीं, सीपीयू और उसके कंपोनेंट को डिस्कस कर चुके थे। एंड हाँ कौन सा बोलिए। What is meaning of flag? I also discussed that. What is the meaning of flag? I also suggest you that there is a traffic signal control system. I just repeat it. ठीक है ना, बैठ जाइए। फ्लैग का बैठ जाओ, इसके अलावा भी है, बोलिए। पहले इसको बोल रहे हैं, बैठ जाओ। तो फ्लैग बेसिकली, यहाँ फ्लैग का कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्लैग का कॉन्सेप्ट है कि फ्लैग आपका या तो ऑफ या ऑन स्टेज में रख सकते हैं। तो फ्लैग इज यूज टू डिजेबल एंड इनेबल द पर्टिकुलर सिस्टम। तो इनेबल और डिजेबल के लिए अगर हम बाइनरी मोड में देखेंगे तो वी हैव ओनली 2 डिजिट्स टू पुट ऑन एंड ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। तो सिस्टम को ऑन करने के लिए 1 है और ऑफ के लिए 0 है। इसके लिए हम लोग बताए भी थे कि अगर आपके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है या अनसक्सेसफुली कंप्लीट होगा। सक्सेसफुली कंप्लीट और अनसक्सेसफुली कंप्लीट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम फ्लैग यूज कर सकते हैं। यानी कि इनिशियल में हम फ्लैग को ऑफ रखते हैं और अगर हमारा जो ऑपरेशन, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो हम फ्लैग को ऑन कर देंगे। फ्लैग जैसे ही हमारा जो आपका ऑपरेशन जिस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं वो ऑन होगा, जैसे ही आपका वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ तो फ्लैग ऑन हो जाएगा। तो ये कंडीशन हम डालते हैं जब प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये डालेंगे कंडीशन, ये पुटअप करेंगे। तो इनिशियली एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लेंगे, उस फ्लैग नाम के वेरिएबल में हम इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे और उसमें वैल्यू 1 चेंज तब होगा। उसके लिए हमने एक बिग और स्मॉल वैल्यू के लिए भी प्रोग्रामिंग किया था, मतलब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर आपका कोई हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू लिस्ट ऑफ वैल्यू में से निकालना हो तो 3 नंबर, 5 नंबर या n नंबर ऑफ वैल्यू, 10 नंबर ऑफ वैल्यू होगा जहां एरे लेते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आप बार बार चेक करते हैं, वैल्यू को कंपेयर करते हैं प्रीवियस स्टोर्ड बिगेस्ट वैल्यू से। तो बिग में आप क्या करते हैं, 3 वैल्यू है तो पहले वैल्यू को बिग में नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिए। लार्ज वैल्यू या कोई भी वेरिएबल आप ले जिसमें के थ्रू आपको लार्जेस्ट या बिगेस्ट या सबसे बड़ा वैल्यू जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये कंपैरिजन आपका रेस्ट ऑफ द डेटा पर होगा, एग्जिस्टिंग जो बिग वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू आप रखें उसको लेकर। तो यहाँ पर फ्लैग का कॉन्सेप्ट ये है, डिसीजन यानी स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, कंडीशन कोड या फ्लैग रजिस्टर इसलिए कहा गया क्योंकि इस रजिस्टर में भी 1 बिट का इंफॉर्मेशन हम लोग रखते हैं। यानी इनसाइड द सिस्टम 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड अंडर स्टेटस फ्लैग रजिस्टर। अब वो 1 बिट का इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, लेकिन जैसे ही कोई स्टेटस ऑन होता है then that 0 is replaced by 1. And we just take the example of real world example also whenever we are performing any computational job. तो हम लोग जब कंप्यूटेशनल जॉब परफॉर्म करते हैं तो वहां पर भी ये फ्लैग ऑन ऑफ होता है। यानी कि जब कोई पॉजिटिव वैल्यू रहता है आप किसी वैल्यू को प्रीसीड प्लस से नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई निगेटिव वैल्यू आता है तो माइनस से प्रीसीड कर देते हैं। ये आपका साइन फ्लैग ऑन होता है तभी आप माइनस से प्रीसीड करते हैं। कंडीशन, आर यू गेटिंग द आंसर? एसपी, हाँ
और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर एंड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टैक मेमोरी जब आप लिखे होंगे उसमें कंटेंट्स में देखे होंगे, स्टैक मेमोरी इज यूज्ड व्हेनेवर नीडेड इफ एप्लीकेबल, वहां मेंशन किया हुआ है अगर आपको जरूरत पड़ा तो जब कब जरूरत पड़ता है, इफ यू आर राइटिंग प्रोग्राम यूजिंग सेवरल फंक्शंस, ठीक है ना। अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में बहुत सारा प्रोसीजर आपको एडअप करना पड़ रहा है, तो बहुत सारा प्रोसीजर एक सीक्वेंस से मेंटेन करेंगे, एक सीक्वेंस के बाद एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। हो सकता है कि दूसरे को पहले वाले से डेटा चाहिए होगा, तीसरे को दूसरे वाले से डेटा चाहिए होगा, तो जब तक आपका पहला दूसरा नहीं होगा तब तक तीसरा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो प्रोसीजर जो है, मेटा फंक्शन जब आप यूज करते हैं नम प्रोग्राम में, तब उसको स्टोर करने के लिए स्टैक मेमोरी यूज होता है। तो स्टैक इज इटसेल्फ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर in which data is arranged in a specific manner. I think there is a relation between PCR and NX. बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो रिलेशन है कि PCR होल्ड्स द एड्रेस, किस तरह का एड्रेस रखता है, एड्रेस ऑन विच द डेटा इज अवेलेबल विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, यानी कि ऐसा एड्रेस जहां पर जो डेटा है उसको नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। And why it is needed to allocate over there? Yes. Both are simultaneous. No, both are. हाँ बोलिए। PCR is allocated for the next execution, and SPR is both same. No. स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में दो कंसेप्ट है, एक स्टैक मेमोरी का कॉन्सेप्ट और एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। तो पॉइंटर जब आप आगे पढ़ेंगे सी लैंग्वेज या C++, तो दो तरह का वेरिएबल, अभी क्यू बेसिक में तो जनरल आप डेटा वेरिएबल यूज करेंगे, जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में स्विच करेंगे तो यू आर हैंडलिंग द प्रोग्राम विथ टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वन इज योर डेटा वेरिएबल एंड अनदर वन इज द पॉइंटर वेरिएबल, और यू कैन से एड्रेस वेरिएबल। योर डेटा वेरिएबल ऑलवेज कीप्स द वैल्यू फॉर द वेरिएबल, डेटा वेरिएबल जो आप लेते हैं वो वैल्यू उसमें आप रखते हैं, बट योर पॉइंटर वेरिएबल कीप द एड्रेस ऑफ एनी डेटा वेरिएबल। पॉइंटर में क्या रखते हैं, वो उसमें किसी का एड्रेस रखते हैं, तो पॉइंटर का यूज एड्रेस होल्ड करने के लिए होता है ज्यादातर। तो यहाँ जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, अब ये पॉइंटर भी किसी न किसी इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को होल्ड करेगा। अब स्टैक में आपका कौन सा एड्रेस को वो होल्ड करेगा, आपको पता है कि स्टैक और क्यू जो है कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को भी हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्टैक ऑफ बुक, स्टैक ऑफ पेन, स्टैक ऑफ CD, स्टैक ऑफ DVD। तो ये जब स्टैक लगाते हैं आप, तो वहां पर भी एक ऑर्डर, एक प्रिंसिपल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। वो प्रोटोकॉल क्या होता है, वो प्रोटोकॉल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक जब भी आप यूज करते हैं स्टैक में डेटा को अरेंज करने के लिए, तो उसमें लीफो मैनर में काम होता है, यानी सबसे लास्ट में जो डेटा इन हुआ फर्स्ट आउट होता है। तो स्टैक ले चाहे क्यू ले, ये जो डिफरेंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं, आगे आप जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें एक वे, एक तरीका, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है डेटा को अरेंज करने के लिए। जैसे क्यू में बोलते हैं ना, रियल लाइफ में भी आप क्यू, प्लीज मेंटेन ए क्यू, तो यू ऑलरेडी नो द प्रोटोकॉल through which the queue is generated. You already know that the rear end is used to insert the data. You already know the from the front end the data is deleted. तो आप फ्रंट से डिलीट हो रहे हैं, ये आपको पता है। अगर कोई फ्रंट में आगे लगने की कोशिश करेगा तो यू जस्ट रिमाइंड द पर्टिकुलर गाई कि आपका जो है ये रूल के खिलाफ है, ये प्रोटोकॉल नहीं कहता है कि आप आगे में लग जाइए। फ्रंट से इंसर्शन नहीं होगा, इंसर्शन जब भी होगा तो रियर एंड यानी कि लास्ट ऑफ द पर्टिकुलर लिस्ट से होगा। तो ये रूल है, ये रूल को ही जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं तो रेडी क्यू में फॉलो करते हैं। जब रेडी क्यू की बात होती है प्रोसेस मैनेजमेंट में, प्रोसेस स्टेट में दूसरा स्टेट क्या है, रेडी स्टेट। रेडी स्टेट मेंटेन द प्रोसेस इन ए रेडी क्यू, अगेन दैट क्यू इज यूज्ड एज ए डेटा स्ट्रक्चर टू अरेंज द प्रोसेस ओवर देयर। अब वहां पर फीफो मैनर में काम होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसलिए उस रेडी क्यू को फीफो क्यू भी हम लोग बोलते हैं अंडर प्रोसेस स्टेट। तो अब यहाँ देखिए, स्टैक भी एक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपका जो इंस्ट्रक्शन है वन आफ्टर अनदर लगता है, आपका जो है वो स्टोर होता है। अब ये बोलेंगे कि कैसे, तो आपने कोई प्रोग्राम लिखा तो उस प्रोग्राम में बहुत सारा सब प्रोसेस है, यानी बहुत सारा फंक्शन है, तो वो प्रोग्राम जब तक कि सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक आपका वो फाइनल नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, वो सारे प्रोसेस को, वो सब प्रोसेसेस को वो स्टैक होल्ड करके रखेगा। इसलिए बोला गया कि आप जनरल प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वहां पर आपका
स्टैक का रूल नहीं है। तो इफ एप्लीकेबल, यानी व्हेनेवर द स्टैक इज नीडेड, देन ओनली वी एक्सेस द स्टैक इनसाइड द कंप्यूटर, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू एक्सेस द स्टैक। लेकिन अगर यूज करेंगे तो वो किस मैनर में काम करेगा? लिफो मैनर में। लिफो मैनर में काम करने का मतलब है कि जितना भी प्रोसीजर या इंस्ट्रक्शन उसमें जाएगा, उसका एक के बाद एक रिट्रीवल होगा। लेकिन लिफो मैनर, फर्स्ट कम फर्स्ट, पीसीआर में जो कॉलेज का पहले निकलता है, हाँ, और एसपीआर में पहले जाएगा तो पहले नहीं निकलेगा। रेडी क्यू जो आपका होता है वो फीफो मैनर में काम करता है, क्योंकि वहां क्यू का कॉन्सेप्ट है। स्टैक में आपका जो है स्टैक का कॉन्सेप्ट है, तो स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें लिफो मैनर में काम होता है, क्योंकि स्टैक में इंसर्शन डिलीशन एक ही एंड से होता है। क्यू ऐसा नहीं है कि दो एंड आपका है, एक डेजिग्नेट है इंसर्शन के लिए, दूसरा डिलीशन के लिए। तो क्यू में जब खड़े होंगे तो फ्रंट से डिलीशन होगा और इंसर्शन लास्ट से होगा, रियर एंड से होगा। तो क्यू के केस में इंसर्शन डिलीशन सेपरेटली दो एंड से होता है, लेकिन स्टैक में अगर स्टैक बुक का लगा रहे हैं आप, तो स्टैक में इंसर्शन भी टॉप से होता है और डिलीशन भी टॉप से होता है, यानी कि टॉप इज द एडिशनल वेरिएबल यूज्ड इन स्टैक to perform insertion as well as deletion. So there is only one end on which you are performing insertion and deletion operation. Now what is the role of pointer here? तो जब स्टैक में आपका इंस्ट्रक्शन अवेलेबल रहेगा तो पॉइंटर किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करेगा। किसका होल्ड करेगा वो? तो पॉइंटर ऑलवेज कीप द एड्रेस ऑफ लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल। तो जैसे अगर हम बैठ जाओ, हाँ, अब जैसे देखिए, जैसे आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं, that is the application of stack also. Even if you are performing reversal of string, that is also example of stack. Suppose if you write CMage, ठीक है ना, अब CMage है, इसके कैरेक्टर को अगर रिवर्स करना है तो ये आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और रिवर्स ऑफ S1 क्या हो जाएगा? EGAMIC. So you just use that stack to perform this operation. There is a string handling function also, reverse करने के लिए strrev है और reversal rev function है, but you can also reverse this string by the help of stack. क्योंकि stack में क्या करेंगे आप? This is suppose this is the stack and one by one you just push the character into the stack. अब यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो फर्स्ट सबसे पहले C गया, फिर IMAGE, तो आपका लिफो मैनर में काम करता है। तो सबसे लास्ट में जो इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा, ये लिफो प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आपका जो पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर जो स्टैक के साथ जो पॉइंटर लगा हुआ, पॉइंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ विच लोकेशन? तो लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी लोकेशन। तो पॉइंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ लास्ट occupied memory cell. तो लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल क्या है? E है। तो E का एड्रेस पॉइंटर में लोकेट हुआ। अब ये पॉइंटर कब तक एक एक वैल्यू को रिट्रीव करेगा? यानी कि पॉइंटर जब आप पॉप कराएंगे, पुश इज द पर्टिकुलर फंक्शन फॉर इंसर्ट द डेटा इनटू द स्टैक एंड पॉप इज द फंक्शन थ्रू विच यू कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द स्टैक। तो स्टैक से जब डेटा रिट्रीवल होगा तो सबसे पहले क्या होगा? E को रिट्रीव करने के बाद नेक्स्ट पॉइंटर किसका एड्रेस रखेगा? G का। तो फिर E के बाद G, फिर A, फिर M, फिर I और फिर C निकालने के बाद ये आपका नल, यानी कि जब स्टैक खाली हो जाएगा तो पॉइंटर में नल असाइंड हो जाएगा। जैसे ही नल हुआ, इसका मतलब नाउ देयर इज नो एनी एलिमेंट फॉर विच द एड्रेस इज केप्ट बाय द पर्टिकुलर पॉइंटर। तो पॉइंटर इज असाइंड बाय नल। तो जैसे ही पॉइंटर नल से असाइन हुआ, इसका मतलब देयर इज नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन द स्टैक, स्टैक बिकम एम्प्टी। तो योर स्टैक इज एम्प्टी नाउ। तो वंस योर स्टैक इज एम्प्टी, दैट मींस नो डिटेल्स, नो डेटा इज एलोकेटेड इनसाइड द स्टैक। तो ये पॉइंटर का रोल यही है कि स्टैक में जो डेटा गया उसको एक एक करके एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे हमने बोला ना कि प्रोग्राम में आप 4-5 प्रोसीजर्स लिख लिए, तो 4-5 प्रोसीजर्स जो है एक बार तो नहीं कॉल होगा, तो एक के बाद एक कॉल होगा। तो स्टैक क्या करेगा? उसको होल्ड करके रखेगा और एक के बाद एक अवेलेबल करवाएगा पॉइंटर के थ्रू। और जब ये सारे प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब आपका क्या है? काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने कोई प्रोसीजर लिखा नहीं,
तो आपको स्टैक का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए जब हम लोग स्टैक यहाँ पर मेंशन किए थे, यहाँ पर भी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जहाँ पर है, वहां पर यहाँ लिखा गया है कि द स्टैक इज ए सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन डिफाइंड बाय द यूजर, इट इज यूज्ड टू सेव द कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर इफ इट इज रिक्वायर्ड। इफ इट इज रिक्वायर्ड मतलब यदि जरूरत पड़ा, आवश्यकता है, ठीक है ना, जरूरत पड़ा तब। अदरवाइज इफ यू आर राइटिंग ए सिंपल प्रोग्राम कंसिस्टिंग नो एनी प्रोसीजर्स, कोई फंक्शन नहीं है, तो हमको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का भी जरूरत नहीं है कि किस फंक्शन को पहले कॉल करना है, किसको बाद में। सिंपल प्रोग्राम लिखे हुए हैं, वो सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट को यूज करके काम हो जाएगा, जो भी मेजर यूज किया गया होगा। तो दैट्स व्हाई दैट इज द डिफरेंस। Are you getting the point? PCR is only responsible for holding the next address of the next instruction, but the rest of the job instruction also contains sub instructions. आपका जो प्रोसेस है, मान लेते हैं कोई फाइल ओपन किए, उस फाइल में सब कंटेंट्स भी तो होता है। जैसे पेज कोई ओपन किया, फाइल ओपन किया, उसमें 25 पेज है, तो आप 26-27 पेज ऐड करने जा रहे हैं, तो आपको 12 नंबर पेज में कोई काम होगा तो 12 नंबर पेज में विजिट करिएगा। फाइल तो एक ही है, लेकिन उस फाइल में सेवरल पेजेस है जिसमें डिटेल्स अवेलेबल है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर फाइल। तो अब वहां क्या है, वहां पर आप रैंडमली नहीं ओपन करते हैं। जब कोई फाइल ओपन करते हैं तो सर्च से आप रैंडमली उस पेज तक जा सकते हैं, लेकिन जब फाइल ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 25 नंबर पेज आएगा या 1 नंबर आएगा। तो उसके बाद 1 के बाद 2, 3 बढ़ते हुए सिक्वेंशियली आगे 25 नंबर तक पहुंचेंगे। और कोई डाउट है तुम्हारा? बोलिए। उसमें क्या दिक्कत आ गया? मैथमेटिकल इन द सेंस नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए क्या क्या दिक्कत है उसमें? रिव्यू करना होगा तो हम रिव्यू कर देंगे। हमको नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसा डाउट कुछ था। ये सेक्शन देखिए, ये बैठ जाओ। हाँ देखिए, ALU और FPU, पहले तो ये समझ लीजिए, ये दोनों कंप्यूटेशनल जॉब के लिए है। कंप्यूटेशनल, मैनिपुलेशनल बोल सकते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन बोल सकते हैं, किसी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि ALU जो है वो इंटीग्रल ऑपरेशन के लिए डेजिग्नेटेड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सिस्टम में हमेशा इंटीग्रल ऑपरेशन करना पड़े। आप कभी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल हुआ आपका, हाँ एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, जैसे कैलकुलस, ये सब यूज करिएगा तो वहां पर आपको लॉग ये सब भी यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन के लिए फ्लोटिंग पॉइंट इज नॉट सपोर्टेड बाय द ALU। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब जिसमें डेसिमल वैल्यू हो, जैसे 2.5, 2.6। जब आप सिंगल यूज करेंगे क्यू बेसिक में तो सिंगल उसको बोला जाता है। सिंगल डेटा टाइप यूज करेंगे क्यू बेसिक में, सी में जाएंगे तो उसको फ्लोट बोला जाएगा। फ्लोट का एडवांस डबल हो जाएगा, उसका एडवांस लॉन्ग डबल हो जाएगा। तो ये एडवांसमेंट ऑफ द डेटा टाइप एंड साइज विथ रेंज, ये मॉडिफाई होगा, जिसके चलते आप डेटा मॉडिफाई, एलिमेंट मॉडिफाई कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ जो कैलकुलेशन जो पार्ट था उसमें हम लोग जो है फ्लोटिंग पॉइंट को ज्यादा डिस्कस किए। ALU में तो जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो एज इट इज इंटीग्रल ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसके लिए मैथ को प्रोसेसर भी एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है, एडिशनल मैथ प्रोसेसर। तो मैथ को प्रोसेसर, या उसको आप FPU बोले, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, इट सपोर्ट्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जब आपका रिप्रेजेंटेशन होता है तो एक ही डेटा को आप अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जैसे आपको बोलते हैं ना, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसलिए होता है क्योंकि वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पर क्या है, NFP एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके थ्रू आपका
कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो हैंडल एफपीयू करता है। अब ये नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट, यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, ये फ्लोटिंग पॉइंट आपका एक्चुअली क्या है, जिसको MBE फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन में M का मतलब होता है मैंटीसा, B इज द बेस एंड E इज द एक्सपोनेंट यानी पावर। तो अगर MBE फॉर्म में आप लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होगा किसी न किसी बेस, चाहे वो बाइनरी का बेस यूज कर रहा होगा, डेसिमल का बेस यूज कर रहा हो, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, किसी भी बेस का यूज कर रहा होगा। तो अब ये मैथमेटिकली क्या है, हम लोग डिस्कस किए कि मैथमेटिकली जो नॉर्मलाइज्ड होगा, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट, चाहे वो ऑक्टल हो, डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल हो या बाइनरी हो, तो बेस आपका जो भी हो, बेस 2 भी हो सकता है, बेस 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और हाँ, तो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, हाँ, तो ये चारों में से कोई भी अगर बेस यूज होगा तो बेस का वैल्यू यहाँ पर, ये बेस आप उसका पावर रेज करेंगे। एक्सपोनेंट, तो मैथमेटिकली क्या है, ये कहा गया कि मैंटीसा का जो वैल्यू है वो इन बिटवीन 1 बाय बेस और 1 के बीच में होना चाहिए। अब आपका जो बेस है, अगर डेसिमल है तो डेसिमल के हिसाब से हम लोग डिस्कस किए कि अगर बेस 10 है तो यहाँ पर 0.1 और m के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 1/10 क्या होगा, 0.1। अगर बेस आपका 2 है तो 0.5 और 1 के बीच में होना चाहिए। बेस ऐसा क्यों होना चाहिए? हाँ बोलिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? 1/b/m 1 के बीच में ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये मैथमेटिकली हम लोग अभी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ये मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है, ये मैथमेटिकली जस्टिफाई कर दिया गया है, हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग द एनी रिसर्च वर्क राइट नाउ, ठीक है ना। तो वी आर जस्ट फॉलोइंग द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विच इज प्रोवाइडेड बाय द पर्टिकुलर प्रीवियस साइंटिस्ट। अब ये R&D का चीज है, आपको जब इसमें रिसर्च करना चाहते हैं तो इसमें रिसर्च कर सकते हैं कि इसके अलावा भी हम क्या ऑप्शन कर सकते हैं यहाँ पर। तो दैट इज द पार्ट ऑफ R&D, कि हर जो भी आपका जो भी थ्योरी दिया गया है, दैट इज द पार्ट ऑफ रिसर्च वर्क। So you can do the research work, but right now we are not doing any research work. We are just follow the particular concept which is given by the particular scientist. उस समय जो साइंटिस्ट ने दिया है उसको अभी फॉलो कर रहे हैं, जिस पर आपका इंटायर थ्योरी है। आगे इस पर काम हो चुका है, इस पर भी काम हो चुका है। जब आप क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, तो जब आप अभी बिट की बात, अभी हम लोग बिट की बात कर रहे हैं, व्हेन यू डिस्कस द क्वांटम, तो इससे भी और ज्यादा ब्रीफ हो गया। तो you just read about the qubit. तो इन कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैथमेटिक्स, तो क्वांटम का जब बात करेंगे तो क्वांटम में we just treat bit as a qubit, ठीक है ना। तो और ज्यादा ब्रेकिंग हो गया, उसका ब्रेक होगा। तो रिसर्च वर्क हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग ये रिसर्च नहीं करेंगे। हम लोग अभी इतना ही मान के चलते हैं कि आपका जो मैंटीसा का वैल्यू है वो 1/b और 1 के बीच में होना चाहिए, जहां b बेस को रिप्रेजेंट करता है। और बेस यहाँ बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल का बेस को हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है तो 1/8 अब यहाँ निकालेंगे, 1/8 का कितना होगा पॉइंट में, 0.5। और ये 16 का 0.0, यही होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका जनरली नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे। अब इसमें कैलकुलेशन क्या है कि अब जो पावर है वो मैथमेटिक का चीज है, पावर कब आपका घटेगा कब बढ़ेगा। अब यहाँ क्या है कि जैसे 26 × 10 का पावर -1, ये 2.6 को लिखा गया है। 2.6 को हम ऐसा लिख सकते हैं 26 × 10⁻⁻1। अब यहाँ पर m का वैल्यू 26 है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये MBE फॉर्म में 10 बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 26 m को। तो m का वैल्यू 26 है। तो m का वैल्यू, चूंकि यहाँ बाइनरी, यहाँ डेसिमल वैल्यू है 10, यानी बेस आपका 10 है, तो मैथमेटिकली आपका जो प्रूफ किया हुआ है मैंटीसा का वैल्यू 0.1 और 1 के बीच में होगा अगर बेस 10 यूज हो रहा है, क्योंकि 1/10 = 0.1 होता है। तो मैंटीसा का वैल्यू यहाँ 26 है, तो इट इज नॉट अ नॉर्मलाइज्ड वन।
तो नॉर्मलाइज आपका जो है एक्सटेंशन नॉर्मलाइज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमारा वैल्यू तो 2.6 ही रहेगा। तो 2.6 में अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक प्लेस अगर 26 हम यूज कर रहे हैं तो 26 इंटू 10⁻⁻1 मैंटिसा बेस और एक्सपोनेंट के पावर फॉर्म में लिखा गया है। अब इसको नॉर्मलाइज बनाने के लिए क्या चाहिए, 0.1 और 1 के बीच का वैल्यू चाहिए। तो 26 में अगर हम 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दें तो ओरिजिनल वैल्यू हमारा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू 2.6 है। तो 2.6 इंटू 10 का पावर क्या होगा, 0। तो अगर हम एक प्लेस पॉइंट का प्लेसमेंट लेफ्ट में अगर उसको प्लेस करेंगे तो लेफ्ट में करेंगे तो पावर बढ़ेगा या घटेगा, हाँ बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इसलिए 0.26 इंटू 10 का पावर 1, तो 10 का पावर जो 0 था वो 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मैंटिसा 0.26 है, ये 0.1 और 1 के बीच में है। तो 0.26 इंटू 10⁻1 इसको हम लोग नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट बोले, ठीक है। लेकिन फिर इसमें हम एक प्लेस और आगे लेके चले गए, तो 0.026 इंटू 10⁻2, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट बढ़ेंगे पावर बढ़ता जाएगा एक, तो यहाँ हो गया ये m.026। सब जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही वैल्यू के 2.6 के लिए है, यानी कि आपका जो 2.6 है उसको ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन देयर इज ए वेरिएशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बट आउट ऑफ सेवरल रिप्रेजेंटेशन वन रिप्रेजेंटेशन इज द स्टैंडर्ड representation, and that representation is known as normalized floating point representation. So is it clear? Yes. I think that it is mandatory to become if first of all it makes you to become It is not, we are not doing inside the computer work the particular मतलब जो phenomenon जो है आपका वो inside work हो रहा है। लेकिन हम कुछ भी दे सकते हैं, डेटा हम कुछ भी भेजेंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से उसको एक्सेस करेगा ना। जैसे आप इनपुट के साथ ए बी लिख देते हैं, ठीक है, प्रिंट के साथ ए प्लस बी लिख देते हैं, तो प्रिंट के साथ ए प्लस बी लिखेंगे तो ए प्लस बी ऐड करके प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, प्रिंट सम इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना, सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप ऐसा भी तो प्रिंट करा सकते हैं, सम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू 5। आप डायरेक्टली आप ऐसा भी प्रिंट करा सकते हैं कि 2 + 3 5, तो आप प्रिंट करा दिए 2 + 3 तो 5 हो जाएगा, और वहां पर मैसेज जोड़ दिए तो सम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये डिपेंड करता है ना कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। तो वहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा ना, तभी तो आपको कॉमा सेमीकोलन ये बताया जाएगा। जब आप चूंकि अभी क्यूबेसिक आप इनिशिएट नहीं किए कोई लैंग्वेज, तो आपको इसका पता चलेगा कॉमा का, सेमीकोलन का, कोलोन का, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, डेटा टाइप का क्या इंपॉर्टेंस है प्रोग्राम में। हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे? एनी अदर कंफ्यूजन? चलो, क्लास में नहीं थे क्या जिला? तो क्लास उसी समय पूछना चाहिए था ना। एक्चुअली में आपका अभी प्रोग्रामिंग नहीं शुरू हुआ, इसलिए हम, हाँ वो जो अभी तो अब कोई दिक्कत नहीं है ना जो डिस्कस किए। तो जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे एग्जांपल, उसमें आपको हम एग्जांपल इसलिए लिए थे कि कोई भी 3 नंबर में से लार्जेस्ट निकालना, 5 नंबर में से लार्जेस्ट निकालना, फिर उसको 10 नंबर तक ले गए। तो 10 नंबर में आपका लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा। स्ट्रक्चर तो लॉजिक तो वही करेंगे, लेकिन लाइन ऑफ कोड आपका इंस्ट्रक्शन बढ़ गया। उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल है। व्हाई आई डिस्कस दैट टूल्स? बिकॉज वी हैव टू डिस्कस इंडेक्स। हम लोग को इंडेक्स डिस्कस करना था, इंडेक्स रजिस्टर। तो इंडेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, उस इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एरे यूज किए। तो एरे इज नथिंग, इट इज द स्ट्रक्चर। जैसे हमने स्टैक की बात की, क्यू की बात की, उसी तरह से एरे भी एक तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है जो सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट को रखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप इस क्लास के अंदर बैठे हैं तो यू आर द सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अब इसी को जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो यू आर द ऑब्जेक्ट and this is the class. So you are the object, you are the variable for this class. So object is nothing, it is the variable for the class. So object oriented programming में देखेंगे तो each and every student hold certain characteristics. तो object का जो behavior, class जब बनाते हैं तो वहां पर भी class का behavior होता है, attributes का।
तो आप किसी क्लास में बता दिए कि जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसमें उसका, आप जैसे आप ऑब्जेक्ट हैं तो आपका आईडी, नेम, ठीक है, कोर्स या यूनिवर्सिटी, तो आईडी, नेम और यूनिवर्सिटी, आगे जाके डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन, ये 5 एट्रीब्यूट्स बना दिए। तो इस 5 एट्रीब्यूट से डिफरेंशिएट होंगे सभी लोग। तो ये पांचों सबका डिफरेंट होगा, कुछ कॉमन होगा, कुछ डिफरेंट होगा, यूनिवर्सिटी सेम होगा। तो अब उसमें क्या करेंगे कि एक प्राइमरी की बनाएंगे, तो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर सबका यूनिक होगा। जैसे कॉलेज आईडी आपका यूनिक होगा, ठीक है ना, रोल नंबर यूनिक नहीं है, क्योंकि आप रोल नंबर आपके बैच में जो है वो किसी और बैच में भी वो रोल नंबर होगा। जैसे रोल नंबर 2 है, अब जैसे विप्रो और टीसीएस का फॉर्म भरेंगे, वहां रोल नंबर डाल देंगे 42, तो इसके पहले भी कोई बैच का 42 डाला होगा तो आपका वो बोलेगा कि ऑलरेडी सबमिटेड, बोलेंगे हम तो डाले नहीं, कैसे सबमिट हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि 42 तो न्यूमेरिक वैल्यू हर बैच में होगा, लेकिन यूनिक क्या होगा, यूनिक होगा आपका आईडी, या अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर देखा जाए तो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। वो रजिस्ट्रेशन नंबर सेम दो का नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी आपका अगर चेकआउट करना चाहे आपके डिग्री का, आपके मार्कशीट का, तो वो कंपनी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से यूनिवर्सिटी से चेकआउट करेगी और कॉलेज आईडी से कॉलेज से वेरीफाई करेगी कि आपके यहाँ ये स्टूडेंट पढ़ता था या नहीं था, ठीक है ना, तो वेरिफिकेशन इंटरनल होता है। तो इसलिए एरे को अभी आपको ये समझना है कि एरे एज ए स्ट्रक्चर यूज हुआ जिसमें इंडेक्स यूज होता है। अब इंडेक्स कैसे यूज किए हम लोग, इंडेक्स यूज किए कि आपका जो साइज है लिस्ट का, उसमें लोअर बाउंड जो है 0 फिक्स होता है और अपर बाउंड साइज से कम होता है, क्योंकि चूंकि इंडेक्स 0 से इनिशिएट करते हैं, इसलिए इंडेक्स हमेशा जो साइज टोटल होगा उससे एक कम लोअर अपर बाउंड होता है। तो अब अगर यहाँ 50 स्टूडेंट हैं तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा, तो 49 उसका हाईएस्ट बाउंड जो आपका लोअर अपर बाउंड होगा वो 49 तक जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ वो भी हम लोग देखे थे, ठीक है ना। इससे बेनिफिट ये हुआ था, लास्ट क्लास कब हुआ था, देखिए इसमें हम लोग एग्जांपल लिए थे, एक लार्जेस्ट वैल्यू को 3 नंबर में से निकालने के लिए 5 नंबर में से, फिर 10 नंबर लिए, इस 10 को आप 1000 5000 भी कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या हुआ इंडेक्स का, उस इंडेक्स के बेनिफिट को हम लोग डिस्कस किए कि अगर 10 एलिमेंट है, सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, ये सारे स्टूडेंट हैं, काउंट करना है कि इस बैच में अभी कितने स्टूडेंट हैं ऑफलाइन में, तो ये एक प्रोसीजर्स होगा। तो ये प्रोसीजर के लिए हम क्या किए, यहाँ पर एक लूप लिया गया जिसको आप क्यू बेसिक में ऐसे यूज करेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस किए। आगे जब क्यू बेसिक में आप लूप कंट्रोल यूज करेंगे, 1 से लेकर 9 तक चलाए, आप अगर लेस देन 10 लिखेंगे तो भी सही है, वो डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग है। अब यहाँ पर केवल हमको ये जो सेवरल टाइम्स जो कंडीशन चेक करा उसको एक बार लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा, ड्यू टू इंडेक्स, ठीक है ना, बिकॉज योर इंडेक्स इज वेरीड वन आफ्टर अनदर। पहली बार जब ये लूप चलेगा तो आपका आई का वैल्यू 1 होगा, 0th प्लेस पर जो वैल्यू है उसको आप बिग में स्टोर किए हुए हैं। तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो A0 से ये कंपेयर करेगा, किसको, A1 को, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है। तो A0 से, तो अब यहाँ देखिए 12 अगर आपका A0 है तो 13 12 से कंपेयर हुआ, क्या 13 12 से बड़ा है, अगर है तो बिग चेंज हो जाएगा, यानी बिग मॉडिफाई हो जाएगा। जो पहले 12 बिग में स्टोर था आप 13 स्टोर हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ, आई का वैल्यू 2 हुआ, तब आपका 15 है आई का वैल्यू, यानी इंडेक्स पर 15 है, तो 15 फिर चेक करेगा किससे, बिग, जो करंटली बिग होगा, बिग में जो वैल्यू स्टोर है तो 13 है, तो 15 13 से चेक हुआ, 13 से चेक हुआ तो 15 13 से बड़ा है, फिर बिग आपका चेकआउट हुआ, अब नया बिग 15 हो गया। फिर आपका आई जब बढ़ा तो आई का वैल्यू 3 हो गया, 2 के बाद 3, तो I3 इंडेक्स 3 पोजीशन पर आपका क्या है, 1 है। तो ये जो आई हम लोग यहाँ ले रहे हैं वो एक्चुअली आई ये इंडेक्स है, ठीक है ना। तो अब ये I3 जो आप लिए, ये 1 चेक हुआ बिग से, बिग में 15 है, तो 1 जो है वो 15 से बड़ा नहीं है, तो ये बिग अब चेकआउट नहीं हुआ, बिग में 15 ही रह गया। यहाँ पर ये लाइन कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि इफ फॉलोड स्टेटमेंट सिंपल इफ है, तो इफ फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तभी होगा जब कंडीशन विल बी ट्रू। तो यहाँ फॉल्स हो गया, तो फिर आई बढ़ा, आपका I4 हो गया, फिर 2 को चेक किया, 2 भी 15 से बड़ा नहीं है,
फिर आपका i का वैल्यू 5 हो गया, फिर 3 को चेक किया, 3 भी नहीं है 15 से बड़ा, फिर i का वैल्यू 6 हो गया, फिर 18 को चेक किया, 18 15 से बड़ा है, तो बिग यहाँ चेक हो गया, यानी नया बिग क्या हो गया 18 हो गया। फिर i का वैल्यू चेंज हुआ, i का वैल्यू 7 हुआ, 16 को चेक किया, 16 18 से बड़ा नहीं है, तो बिग में 18 ही रहा है अभी। फिर i का मॉडिफाई होकर आपका 8 हुआ, 8 पर आपका 20 है, बिग में 18 है, तो 20 18 से ज्यादा है, तो बिग फिर चेंज हुआ, अब नया बिग क्या हो गया 20। फिर i का वैल्यू आपका बढ़ा 9, लास्ट आपका इटरेशन पास है, तो 9 जब हुआ तो i का वैल्यू कितना उस इंडेक्स पोजीशन पर 4 है, और 4 20 से बड़ा नहीं है, तो आपका फाइनली ये सारे इंडेक्स को एक एक करके चेक करने के बाद आपका बिग में फाइनली 20 स्टोर रहा। तो जब आप इसके बाहर में इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंटफ बिग इक्वल टू %d सपोज, और यहाँ पर आप बिग को प्रिंट करा देंगे, तो ये जो बिग फाइनली यहाँ पर जो स्टोर है, बिग में क्या स्टोर है 20, तो 20 यहाँ पर प्रिंट कर जाएगा। ये चीज आप यहाँ पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे इफ ai, क्योंकि i नाम a ठीक है ना, डिम a10 एज इंटीजर आप डिक्लेयर करेंगे क्यू बेसिक में, तो इफ ai ठीक है ना, इफ ai इज ग्रेटर देन बिग, और यहाँ पर आप पहले से a0 को बिग में स्टोर किए होंगे जैसे ऊपर किए, तो डिम a10 इज इंटीजर, और यहाँ पर इसको बिग परसेंटेज लिख दीजिए, डायरेक्ट बिग बी इंटीजर वेरिएबल हो जाएगा। तो इफ ai इज ग्रेटर देन बिग, तो बिग इज इक्वल टू ai, ठीक है ना, नेक्स्ट, और फाइनली इसके बाहर आप प्रिंट करा दीजिएगा बिग को, प्रिंट बिग, जो एल्गोरिथमिक आप लिखते हैं लैंग्वेज, तो ये आपका सी लैंग्वेज में है, ये आपका क्यू बेसिक में है, जो आप क्यू बेसिक लिखेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो कंडीशन देखेंगे वो क्यू बेसिक, क्यू सी, सी प्लस प्लस सब में सेम ही रहेगा, उसमें कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये इंडेक्स है। इंडेक्स से क्या बेनिफिट हुआ, इसके लिए हमने एक और एग्जांपल लिया था इंडेक्स रजिस्टर को समझने के लिए, कि बुक में चैप्टर होता है और इंडेक्स होता है, तो एक कंटेंट्स इनिशियल यानी फर्स्ट आपका स्टार्टिंग बुक के कंटेंट्स होता है, और एंड ऑफ द बुक में कुछ बुक में इंडेक्स भी रहता है। इंडेक्स से आप डायरेक्टली इफेक्टिव एड्रेस जनरेट कर पाते हैं, ऑफसेट, यानी इंडेक्स गिव यू द पेज नंबर वेयर द कंटेंट्स इज अवेलेबल, so by that page number you can directly allocate on that particular page where the contents are available। तो आपको कंटेंट डायरेक्ट जाना और चैप्टर में फ्लिप करके एक एक पेज जाना, दोनों में अंतर है। तो इंडेक्स से ये भी बेनिफिट है, इस चीज को उसमें हम लोग समझे थे। नाउ आई थिंक दैट इट इज क्लियर। अब वीडियो अभी अपलोड नहीं किए, करेंगे, डेली हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अब यही चीज जो आप अभी हम लोग जो डिस्कस किए, कल भी डिस्कस किए थे, वो चीज आपका पीडीएफ में अवेलेबल है, ठीक है ना। एक एग्जांपल दिया हुआ है, वाई एरे इज यूज्ड जस्ट फॉर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंडेक्स से कंपैरिजन या किसी तरह का ऑपरेशन, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन अब जनरली आप जब आगे जब पढ़ेंगे कोई लैंग्वेज, तो कोई भी ऑपरेशन लिस्ट के लिए लिस्ट चाहिए होता है, चाहे आप सर्च करना हो, सॉर्ट करना हो, ठीक है ना, डिलीट करना हो, काउंट करना हो, मर्ज करना हो, यू नीड अ लिस्ट, एंड दैट लिस्ट इज क्रिएटेड इन डिफरेंट मैनर। अलग अलग तरह से लिस्ट बनता है, एरे का यूज करके बने, ठीक है ना, पॉइंटर का यूज करके बने, ठीक है, स्टैक का यूज करके बने, क्यू का यूज करके बने। तो दीज आर द वेरियस you can say data structure through which we can arrange the data, and once the data is arranged, then after you can perform any operation on the list of data। तो डेटा पर कोई भी ऑपरेशन करने से पहले आपके पास डेटा, आप मान लेते हैं इस क्लासरूम में सारे लोग बैठ गए, then we can perform any operation। अब यहाँ से अलग अलग क्राइटेरिया बना दें, how many of students have a tie, count it। अब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन डाल दिया क्वेरी, कितने लोग आई कार्ड लगाए हुए हैं उसको काउंट करके बताइए, कितने लोग मास्क लगाए हैं, कितने लोग अनमास्क्ड हैं, ठीक है, कितने लोग पार्शियल हैं, मतलब लगाए भी हैं नहीं भी लगाए हैं, मतलब पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, लगा लिए हैं लेकिन जैसे हम लगाए हैं बट अभी वो सेफ नहीं है, तो बोलने के लिए हम थोड़ा सा डाउन कर लिए हैं। तो
तो these are the various, why I discuss this, these are the various criteria on which you can perform any operation, but to fulfill the operation you need a list first. तो लिस्ट चाहिए, बिना लिस्ट के आप कोई ऑपरेशन। अब जैसे लिस्ट वैक्सीनेशन हो रहा है तो उसमें आधार से चाहे जो आपका एक लिस्ट बन गया, ठीक है ना, कितने लोग का एक टीका लगा है, कितने लोगों का 2 टीका लगा है, ये डेटा माइनिंग हो रहा है इस पर। हाँ, तो ये जो आप डेटा सुनते हैं, ये डेटा कहीं ना कहीं वेयर हाउस कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, जहां से ये रिट्रीवल हो रहा है क्वेरी, अलग अलग तरह का क्वेरी। इस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, इस एज ग्रुप, ये एज ग्रुप निकालना, ये सब ये कहां से हो रहा है। आप जब वैक्सीनेशन कराए होंगे तो आपसे डेटा लिया गया होगा, आपका आधार लिया गया होगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है, वो डेट ऑफ बर्थ से वेरियस चैनल आपका जो है डेटा का तैयार किया गया। अब वहां से किसी भी तरह का रिपोर्ट जनरेट करना है तो वो रिपोर्ट वहां से हम निकाल देंगे, लेकिन वो रिपोर्ट कब निकला, जब ये डेटाबेस तैयार हुआ, जब लिस्ट तैयार हुआ। तो इसलिए वो इंडेक्स इज द बेसिस फॉर जनरेशन ऑफ लिस्ट, एंड वंस द लिस्ट इज क्रिएटेड, then by using that index you can perform any operation in a smooth manner. So that index give you the facility to perform any operation in a smooth manner. Are you getting the point? So that is the use and effectiveness of the particular index. और जिसके चलते वहां पर अगेन एक टर्मिनोलॉजी है इफेक्टिव एड्रेस। अभी हम लिखवा देंगे डिफिनीशन, तो इफेक्टिव एड्रेस समझ में आपको थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, लेकिन अभी आपको इफेक्टिव एड्रेस समझ में आएगा, खुद से लिख सकते हैं। जब हम बात किए कि अगर 1000 आपका बेस एड्रेस है, उससे आप दूसरे एलिमेंट का एड्रेस निकाल रहे हैं, तीसरे का निकाल रहे हैं, चौथे का निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, whenever you are retrieving the address of the particular element, that means you are finding the effective address. क्यों? क्योंकि उस एलिमेंट, जैसे भी बोले ना कि i का वैल्यू 2 होगा तो 2 पर जो वैल्यू है उससे कंपेयर करेगा बिग को, 3 होगा तो 3 से। तो ये जो कंपैरिजन हुआ उसका बेसिस क्या था, इंडेक्स। Index is used for generating the effective address on which you are performing any operation currently. So currently you are comparing the particular data. So you are comparing the data from a specific index. So that is the benefit of array whenever we are using array to handle large collection of data. तो 5 तक ठीक है, 10 तक ठीक है, 20 तक भी आप कोशिश कीजिएगा, लाइन ऑफ कोड बढ़ा के लिख लीजिए, 50 तक भी आप मेहनत करिएगा रात दिन। 100 और 150 200 के लिए आपका मेहनत बेकार का मेहनत है। जब आपके पास टूल्स है, अब आप बोलेंगे कि हम तो बहुत बड़ा लाइन का प्रोग्राम लिख दिए, अब कोई आएगा बोलेगा हम तो यही 4 लाइन में लिख दिए, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। तो व्हाई वी आर स्टडी अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट फॉर दिस रीजन कि देयर आर वेरियस टूल्स एंड वी कैन यूज दैट टूल्स व्हेनेवर दे रिक्वायर्ड। ठीक है ना। अब बिना एरे का भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, बोलेंगे कि एरे नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा बट कॉम्प्लेक्स होगा। आपको 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम तो इंटायर लाइफ नहीं करना है, तो ये 2 नंबर का जोड़ना या फैक्टोरियल, ये जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दिस इज जस्ट फॉर इनहांसिंग योर राइटिंग कैपेबिलिटी। इन रियल लाइफ प्रॉब्लम हैंडलिंग में ये सबसे ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा आपको। तो वहां पर जब ये सोचने लगिएगा आप कि एरे बिना काम हो जाएगा, यूनियन के बिना काम हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्यों यूज करा, बोले अब एरे यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब एरे से क्या है, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, तो आप बोलेंगे कि एरे तो है ही, तो अब क्या है के लिए अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा अगर केवल एरे से करेंगे, नहीं होगा। सपोज करो कि तुम्हारा नाम क्या है, शिवम, तो अब शिवम नाम एक स्ट्रिंग है, इसका एक आईडी होगा कॉलेज का, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, इसका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसको भी स्ट्रिंग बना सकता है ये, ठीक है ना, एक सर्टेन कैरेक्टर तक स्ट्रिंग बनाकर उसको रख सकता है, इसका एड्रेस होगा वो भी स्ट्रिंग होगा। अब इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर 5 एट्रीब्यूट्स में रखना हो तो एरे से खाली अकेले काम हो जाएगा, तो एक स्ट्रक्चर रिकॉर्ड बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, जिस स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट हम रख सकते हैं, कैरेक्टर भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, यानी कि मिक्स डेटा टाइप रख सकते हैं जो एरे में नहीं होगा। हाँ, एरे भी उसमें यूज होगा, जब रिकॉर्ड रखेंगे एरे ऑफ कैरेक्टर होगा तो वहां एरे यूज कर लेंगे नाम के लिए, ठीक है ना, तो एरे का यूज होगा उसमें भी, स्ट्रक्चर में भी, लेकिन अगेन वहां पर भी क्या दिक्कत होगा, वो इंडिविजुअल मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है, तो उसका भी कंडीशन है, कॉन्सेप्ट है शेयरिंग। तो यूनियन में हम लोग चले जाते हैं, जो मैथमेटिक्स आप पढ़े हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या है कि जितना एट्रीब्यूट्स लेंगे सबका इंडिविजुअल मेमोरी एलोकेट होगा,
लेकिन जब उसको यूनियन कर देंगे तो जो लार्जेस्ट होगा उसी के हिसाब से मेमोरी क्रिएट होगा और बाकी लोग उसको शेयर करेंगे। समझ में आ रही बात? तो अभी नहीं आएगी, टाइम से मतलब नहीं है, समझ में आना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं int a10, तो ये एक सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट इंटीजर टाइप होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हमको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट का नेम भी हो सकता है, आईडी हो सकता है, कोर्स हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, हम बहुत सारा चीज हो सकता है। तो ये नेम आपका क्या है, ये एरे ऑफ कैरेक्टर है, आईडी न्यूमेरिक हो सकता है या इंटीजर, कोर्स फिर आपका एरे ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, यानी कोर्स के लिए भी आप एरे ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को भी एरे ऑफ कैरेक्टर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हाइफन स्लैश जो भी आप लेंगे। हाँ, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे इंट आईडी कैर कोर्स 10, 5 तक भी ले सकते हैं, कोई बीसीए बीएससी आईटी 5 कैरेक्टर तक आ जाएगा, तो 10 कैरेक्टर तक ले रहे हैं। नेम के लिए हम लेते हैं 15 कैरेक्टर तक का कोई नाम लिया जा सकता है, ठीक है। आईडी और क्या बच गया, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को अभी छोड़ दीजिए, 3 ही पर बात करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट का, तो ये आपका स्टूडेंट आईडी कितना बाइट लेगा, 2 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो 10 है तो 10 बाइट, और फिर यहाँ 15 है तो 15, तो टोटल साइज कितना हो गया, 27 बाइट। अब ये रिकॉर्ड जो आप बनाए, इस रिकॉर्ड के थ्रू आप किसी स्टूडेंट का आईडी, कोर्स और नाम, ये तीनों चीज रख सकते हैं। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जब बाइट बोल रहे हैं तो उसको बिट में बदल दीजिए। 2 बाइट का मतलब हुआ 16 बिट, ठीक है ना। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, बोलते हैं बाइट, बिट नहीं, 8 बिट का होता है। कैरेक्टर्स जो आपका 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है ना। तो या उसको 1 बाइट बोल सकते हैं। तो यहाँ 10 इंडिविजुअल कैरेक्टर है, तो 10 कैरेक्टर के लिए 1 बाइट का अगर होगा तो वो 10 बाइट हो जाएगा। तो अब यही कॉन्सेप्ट आप जब मैथमेटिकल यूनियन बोलते हैं ना, मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल आप स्टूडेंट का ही यूनियन अगर बना लेंगे, तो अब यहाँ देखिए डिफरेंसेस क्या हो जाएगा। इंट आईडी आपका वही है, कैर कोर्स भी आपका वही रहेगा 10, और कैर नेम भी वही रहेगा। लेकिन यूनियन से क्या बेनिफिट हो गया, यूनियन से बेनिफिट हो गया कि इसका साइज 15 बाइट हो गया। यानी ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें केवल 15 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई हुआ, इसमें 27 बाइट हुआ, 12 बाइट तो सेव हो गया ना। क्यों? क्योंकि यूनियन में आपका शेयरिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन हुआ, तो जो हाईएस्ट मेमोरी आपका ऑर्गेनाइज हो रहा है वही आपका, जैसे ये 15 है तो ये 15 ही आपका जो है वो मेमोरी एलोकेट होगा। इसी 15 पर ये 10 और ये 2 बाइट यूज होगा। इससे साइज नहीं, इससे आपका प्रोग्राम इफिशियंट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम का जो है स्पेस घट जाएगा, क्योंकि ये 2 फैक्टर पर हम लोग काम करते हैं, टाइम और फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख कर रन कराना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। आपका प्रोग्राम कितना यूनिवर्सल है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपने केवल फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिया, लॉजिक आप क्या लिखे, 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दिए। लेकिन आप क्या वहां सोचे ही नहीं कि कोई ऐसा यूजर आपको मिल जाएगा कि जो -1 का पूछने लगेगा। तो ये आपको प्रोग्रामर का मतलब है कि यूजर के हर व्यू को लेना। अगर कोई निगेटिव ले लिया तो बताओ उसको कि निगेटिव का फैक्टोरियल नहीं निकलता है, तो ये आपके प्रोग्राम में बताना है, आपका टॉलरेंट होना चाहिए। अगर कोई 0 डाल दिया तो 0 कैलकुलेट करके 1 बताना है, तो आप फिक्स कर दीजिए कि फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होता है, ये मैसेज ही डिस्प्ले कराइए। तो ये यूजर समझेगा कि आपका प्रोग्राम रिस्पॉन्ड कर रहा है।
लेकिन अगर -1 डाल देगा या -20, आपका प्रोग्राम कैलकुलेट नहीं कर पाई या कोई गलत रिजल्ट दिया, इसका मतलब बोलेगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है, ठीक है ना। अब बोलिएगा देखो 5 का ठीक देता है, 6 का भी ठीक देता है, 7 का भी ठीक देता है, लेकिन जब आपका कोई प्रोग्राम 32,767 से कोई हायर वैल्यू होगा तो वहां पर इंट फेल कर जाएगा, ठीक है ना। तो इंट फेल कर जाएगा तो बोलेंगे कि 6, 7, 8। अब जब कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल तो आप देखिएगा कि इस रेंज से बाहर कितना का होता है, तो उस रेंज को मान लेते हैं 14, 15 आप डाल दिए, और 15 जो है उसका फैक्टोरियल जो है 32,767 से ज्यादा होगा, तो वहां गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां क्या एरर आ गया, आपका जो डेटा टाइप है उसके रेंज से बाहर आप डेटा यूज कर लिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, रेंज ऑफ डेटा यानी कि ऊपर रेंज का, अगर आपको ज्यादा डेटा हैंडल करना है तो डबल ले लीजिए, लॉन्ग डबल ले लीजिए, ठीक है ना। फ्लोट ले लीजिए, इंटीजर है तो लॉन्ग इंटीजर ले लीजिए, ताकि आप मैक्सिमम रेंज का डेटा उसमें यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्राम ओके है, लेकिन आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन से सफर हो गया, ठीक है ना। जैसे आप रिवर्स कर रहे हैं कोई नंबर, तो 1, 2, 3, 4 आप बोल दिए यूजर को कि इंटर एनी नंबर टू परफॉर्म रिवर्सल, तो यूजर डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो इस रेंज के अंदर है, लेकिन जब इसका रिवर्स प्रिंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये 54,321 हो गया, 32,767 से ज्यादा हो गया, अब ये आउट ऑफ रेंज हो गया। तो आउट ऑफ रेंज हो गया तो आप बोलेंगे प्रोग्राम तो सही था, 1, 2, 3, 4 जो है वो 4, 3, 2, 1 हो रहा था, ठीक है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 ये गार्बेज वैल्यू कैसे ले लिया? तो गार्बेज वैल्यू इसलिए लिया क्योंकि उसके रेंज, आपको एक बाल्टी का जो कैपेसिटी है उस बाल्टी की कैपेसिटी से ज्यादा पानी डाल दिए, तो वो तो आपका जो डाले वो तो मिसयूज वेस्टेज हो गया, तो वेस्टेज हो गया तो एक्चुअल एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन वहां परफॉर्म नहीं हो पाया। तो डेटा टाइप का इंपॉर्टेंस है, बोलते हैं ना व्हाई वी आर यूजिंग डेटा टाइप इन द प्रोग्राम, हाईली इंपॉर्टेंस है उसका डेटा टाइप का, कि बिना उसके कोई भी डेटा आप हैंडल स्मूथली नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टुडे द डाउट सेशन इज क्रिएटेड, मैक्सिमम डाउट्स आर देयर हैं क्या, वो भी उसमें लिखा हुआ है जी, बिट और बाइट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर और मेजरिंग यूनिट है, और बिट जो है वो बाइनरी डिजिट से बना है, तो बाइनरी डिजिट का, बाइनरी से बी और डिजिट का IT, ठीक है ना। बाइनरी डिजिट में 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1, और बिट जो है वो यही 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से आपका जनरेट होता है। तो बिट इज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर, बट इन क्वांटम कंप्यूटिंग दैट बिट इज चेंज इनटू क्यूबिट, ठीक है ना, जब क्वांटम में जाएंगे। और बाइट जो है वो जैसे आप बोलते हैं ना कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है ना, हाँ, उस तरह से आपका जो बिट से बाइट, बिट से बड़ा बाइट है, बाइट से फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, जो टीबी, जीबी ये सब सुनते हैं आप, वो कैलकुलेशन भी दिया हुआ उसमें। तो हाँ, यहाँ पर क्या है, 2 का पावर में रेंज होता है, तो इसलिए 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, उसी तरह से 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होगा, 2 to the power 10 किलोबाइट। उसी तरह से 1024 आपका 1 GB में 1024 मेगाबाइट होगा, ठीक है ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो